हाय फ्रेंड्स, होप यू डूइंग ग्रेट। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कारो 2020। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो 2020। सी कारो 2020 हर कंपनी पे एप्लीकेबल है, इंक्लूडिंग ए फॉरेन कंपनी, एक्सेप्ट कुछ स्पेशल नेचर की कंपनीज होती है। स्पेशल नेचर की कंपनीज कौन सी होती है? बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, सेक्शन 8 कंपनी एंड 1% कंपनी। इन 4 तरह की कंपनीज पे नहीं लगेगा कारो 2020। फिर स्मॉल कंपनी पे भी नहीं लगेगा कारो 20। स्मॉल कंपनीज कौन सी होती है? वो कंपनीज जो पब्लिक कंपनीज नहीं है, प्लस पेड अप शेयर कैपिटल भी 4 करोड़ से ज़्यादा नहीं है और ग्रॉस टर्नओवर 40 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो वो स्मॉल कंपनी है और स्मॉल कंपनी पे भी कार्बन 20 नहीं लगेगा। प्राइवेट कंपनीज भी होती है कुछ जिसमें कार्बन 20 नहीं लगता, उसकी कंडीशंस है कि वो किसी भी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं होनी चाहिए, प्लस ये 3 कंडीशंस उसको सैटिस्फाई करनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि जो पेड अप शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस है, 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए ऑन द बैलेंस शीट डेट। बोरोइंग्स 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एट एनी पॉइंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टोटल रेवेन्यू ड्यूरिंग द फाइनेंशियल 10 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है और वो सब्सिडियरी या होल्डिंग नहीं है पब्लिक कंपनी की, तो वो प्राइवेट कंपनी भी एग्जम्प्ट है फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ कार 2020। इसमें डिस्कस किया कि पेड शेयर कैपिटल, बोरिंग्स और टोटल रेवेन्यू में क्या क्या होगा, ये आप सेल्फ रीड कर लेना। लेट डिस्कस वो 21 क्लॉजेस जिस पे हम ऑडिटर को रिपोर्ट करनी है इन कारो 2020। सबसे पहला मैटर जो रिपोर्ट करने ऑडिटर रिपोर्ट करेगा कि कंपनी ने प्रॉपर बुक्स ऑफ मेंटेन करे है या नहीं, और प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट। फिर उसे रिपोर्ट करना है कि क्या मैनेजमेंट फिजिकल वेरिफिकेशन करती है एट रीजनेबल इंटरवल या नहीं, अगर कोई मटेरियल डिस्क्रिमिनेंसी मिलती है तो क्या वो प्रॉपर्ली डेल्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट में। फिर ये भी देखना होगा कि जितने भी एसेट जो इमोबल प्रॉपर्टीज है जो स्पेसिफाई की गई है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, वो कंपनी के नाम पे है या नहीं। अगर कंपनी के नाम पे नहीं है तो कुछ डिटेल्स देनी होगी ऑडिटर को, लाइक डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, ग्रॉस कैरिंग वैल्यू, हेल्ड इन द नेम ऑफ प्रमोटर, डायरेक्टर और द रिलेटिव और एम्प्लॉय, पीरियड हेल्ड एंड रीजन फॉर नॉट बीइंग हेल्ड इन द नेम ऑफ कंपनी। अच्छा, ऑडिटर को इस बात पे भी रिपोर्ट करना होगा कि रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट हुआ है या नहीं। अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो उसको 2 मैटर पर रिपोर्ट करना है। तो कि जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसकी जो वैल्यूएशन है वो रजिस्टर वैल्यू की रिपोर्ट के बेस पे थी या नहीं, और अगर जो रिवैल्यूएशन हुआ है उसकी वजह से जो चेंज हुआ है वो 10% और मोर है ऑफ द नेट कैरिंग वैल्यू ऑफ ईच क्लास ऑफ प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो अमाउंट ऑफ चेंज भी रिपोर्ट करेंगे। फिर क्या वो कोई ऐसी प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी, प्लांट, इक्विपमेंट में, क्या कोई प्रॉपर्टी है जो बेनामी प्रॉपर्टी मानी जाती है कंपनी की, तो उस पे भी रिपोर्ट करनी होगी ऑडिटर को। नेक्स्ट क्लॉज इज इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में सबसे पहले हम उसको रिपोर्ट करेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री हो रही है रीजनेबल इंटरवल पे या नहीं बाय मैनेजमेंट। कवरेज और प्रोसीजर जो वेरिफिकेशन के यूज़ किया वो एप्रोप्रिएट था या नहीं था। कोई डिस्क्रिपेंसी मिली हो 10% और मोर इन द एग्रीगेट फॉर ईच क्लास इन्वेंट्री, तो क्या वो प्रॉपर्ली डील की गई है बुक ऑफ अकाउंट में या नहीं। ऑडिटर को इन 3 मैटर्स पे रिपोर्ट करना है। फिर ऑडिटर को इस बात पे भी रिपोर्ट करना है कि कंपनी ने क्या वर्किंग कैपिटल 5 करोड़ से एक्सीडिंग ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ऑन द सिक्योरिटी ऑफ करंट एसेट पे सैंक्शन करवाया है। अगर करवाया है तो उसे रिपोर्ट करना है। और जो क्वार्टरली रिटर्न्स या स्टेटमेंट फाइल करी है कंपनी फॉर सच लोन पर्पस, वो कंपनी की बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं है। अगर कोई डेविएशन मिलती है तो ऑडिटर को डेविएशन की डिटेल्स देनी हो। क्लॉज 3 में हम डिस्कस करेंगे इन्वेस्टमेंट मेड, गारंटी, सिक्योरिटी और लोन गारंटेड टू कंपनी, फर्म, एलएलपी और एनी अदर पार्टी ड्यूरिंग द ईयर। अगर कंपनी ने लोन, एडवांसेस या गारंटी या सिक्योरिटी प्रोवाइड की है टू एनी अदर एंटिटी ड्यूरिंग द ईयर, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना है कि एग्रीगेट अमाउंट गिवन ड्यूरिंग द ईयर एंड बैलेंस आउटस्टैंडिंग एट द बैलेंस शीट डेट। इसमें 2 पार्ट है, जो लोन, एडवांसेस, गारंटी या सिक्योरिटी सब्सिडरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट को दिया है या फिर अदर्स को दिया है।
तो ये 2 चीज़ें रिपोर्ट करनी है कि एग्रीगेट अमाउंट जो 30 साल के में दिया था और बैलेंस आउटस्टैंडिंग क्या है बैलेंस शीट डेट पे। ऑडिटर को ये भी कंप्लायंस चेक करना है कि जो टर्म्स एंड कंडीशन है इनके, वो प्रेजुडिशियल तो नहीं है कंपनी के इंटरेस्ट के लिए। और लोन एडवांसेस के केस में ये भी देखना होगा कि रिपेमेंट शेड्यूल स्टिपुलेटेड है और क्या वो रिपेमेंट रेगुलर हो रही है या नहीं हो रही। अगर अमाउंट ओवरड्यू है 90 दिन से ज़्यादा, तो कंपनी ने क्या रीज़नेबल स्टेप्स लिया है फॉर रिकवरी। अगर ऐसा कोई लोन एडवांसेस है जो ड्यूरिंग द ईयर ड्यू है, बट कंपनी ने उसे रिन्यू कर दिया, एक्सटेंड कर दिया या फ्रेश लोन ग्रांट कर दिया अगेंस्ट एग्जिस्टिंग लोन, तो ऑडिटर को 2 चीज़ें रिपोर्ट करनी है कि अमाउंट ऑफ ड्यू, रिन्यूड, एक्सटेंडेड और सेटल्ड बाय फ्रेश लोन और परसेंटेज एग्रीगेट ऑफ सच लोन टू द टोटल लोन्स एंड एडवांसेस ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। अगर फिर एक नेक्स्ट क्लॉज़ कि अगर कंपनी ने लोन एडवांसेस बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन या पीरियड ऑफ रिपेमेंट के दिया है और इसका आंसर अफर्मेटिव है, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा कि वो एग्रीमेंट क्या था लोन का और परसेंटेज ऑफ सच लोन टू द टोटल ग्रांट लोन्स ग्रांटेड टू प्रमोटर रिलेटेड पार्टीज एज डिफाइंड इन क्लॉज 76 और सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज एक्ट। नेक्स्ट क्लॉज इज क्लॉज 4। इसमें बेसिकली सेक्शन 185 और 186 की कंप्लायंस कंपनी कर रही है नहीं कर रही, उसके बारे में ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट इज क्लॉज 5 डिपॉजिट। इसमें अगर कंपनी ने कोई भी डिपॉजिट या डीम डिपॉजिट और अगर एक्सेप्ट किए हुए हैं, तो ऑडिटर को इंश्योर करना है कि वो कंप्लाई कर रहा है विद द फॉलोइंग प्रोविजंस डायरेक्टिव्स इशूड बाय आरबीआई, सेक्शन 73 टू सेक्शन 76 ऑफ द कंपनी एक्ट की प्रोविजन या और कोई भी एप्लीकेबल प्रोविजंस है तो, या फिर अगर ऑर्डर कोई एनसीएलटी या कंपनी लॉ या आरबीआई का कोई भी कोर्ट का कोई ऑर्डर है, तो वो भी कंप्लाई हो रहा है या नहीं, ये भी देखना है। और अगर कॉन्ट्रावेंशन होती है, तो नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन क्या है वो रिपोर्ट करना है ऑडिटर को। नेक्स्ट क्लॉज इज क्लॉज 6 कॉस्ट रिकॉर्ड। क्या कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन करने की जरूरत है एज पर सेक्शन 148 ऑफ कंपनी एक्ट, और अगर जरूरत है तो क्या कंपनी कॉस्ट रिकॉर्ड मेंटेन कर रही है या नहीं, इस पे ऑर्डर को रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्लॉज इज स्टैट्यूटरी ड्यूज। इसमें ऑडिटर को इस बात पे रिपोर्ट करना है कि कंपनी अनडिस्प्यूटेड स्टैट्यूटरी ड्यूज सच एज जीएसटी, प्रोविडेंट फंड, ईएसआई वगैरह रेगुलरली डिपॉजिट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नॉन कंप्लायंस है, तो ऑडिटर को स्टैट्यूटरी ड्यूज जो आउटस्टैंडिंग है ऑफ फॉर मोर देन 6 मंथ एज ऑन लास्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर वो रिपोर्ट करनी है। अगर ऐसी कोई अमाउंट है जो डिपॉजिट नहीं हो रही बिकॉज कोई डिस्प्यूट चल रहा है कोर्ट में या कहीं भी, तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा कितनी अमाउंट इन्वॉल्व है और फॉरन जहाँ पे डिस्प्यूट पेंडिंग है। एक चीज और, अगर सिर्फ एक लेटर लिख के दे रहे हो डिपार्टमेंट को, उसे डिस्प्यूट नहीं माना जाएगा। फिर आता है क्लॉज 8 प्रायर पीरियड अनडिस्क्लोज इनकम। ऐसी कोई ट्रांजैक्शन जो बुक्स में तो रिकॉर्ड नहीं हुई प्रीवियस पीरियड में, लेकिन वो ट्रांजैक्शन इनकम टैक्स में डिस्क्लोज की हुई है एज इनकम। तो अगर ऐसा कुछ है, तो ऑडिटर को इस बात पे भी रिपोर्ट करना है क्या वो प्रीवियसली जो अनरिकॉर्डेड इनकम रह गई थी वो क्या अब प्रॉपरली रिकॉर्ड की है बुक्स ऑफ अकाउंट में या नहीं। नेक्स्ट इज क्लॉज 9 डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ लोन्स एंड बोरोइंग्स। इसमें ऑडिटर को रिपोर्ट करना है क्या कंपनी डिफॉल्ट कर रही है रिपेमेंट ऑफ लोन्स और बोरिंग। अगर कर रही है तो उसे कुछ इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट करनी होगी, जैसे कौन नेचर ऑफ बोरिंग्स क्या है, नेम ऑफ लेंडर क्या है, कब से वो ड्यू है और डिले का कितना टाइम हुआ है। अगर कंपनी विलफुल डिफॉल्टर की लिस्ट में ऐड की गई है बाय एनी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो उस बात पे भी ऑडिटर को रिपोर्ट करना है इस क्लॉज में। और ये भी मेक श्योर करना है जो लोन जो लिया गया था वो उसी पर्पस के लिए यूज हो रहा है जिसके लिए वो ऑब्टेन किया गया। अगर ऐसा नहीं है तो क्या लोन था और वो किस पर्पस के लिए लिया गया था, तो उसे भी डिस्क्लोज किया जाएगा। अगर कोई ऐसा अगर कंपनी लोन लेती है कोई ऑब्लिगेशन को मीट करने के लिए सब्सिडी, एसोसिएट या जॉइंट वेंचर की, तो ऑडिटर को 2 डेटा प्रोवाइड करना होगा, जैसे नेचर ऑफ सच ट्रांजैक्शन जिसके लिए कंपनी को लोन लेना पड़ा और अमाउंट ऑफ सच लोन। अगर लोन अगर जो लिया जा रहा है वो सिक्योरिटी
सब्सिडियरी, जॉइंट वेंचर या एसोसिएट की सिक्योरिटी के बेसिस पे लिया जा रहा है, तो उस ऑडिटर को उसके बारे में भी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी अंडर दिस क्लॉज़। क्लॉज़ 10 हम डिस्कस करेंगे। क्लॉज़ 10 में 2 मैटर्स पे रिपोर्टिंग माँगते हैं, आईपीओ, एफपीओ। जो हमने फंड इकट्ठे करे आईपीओ या एफपीओ के थ्रू, वो उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज़ हो रहे हैं जिसके लिए वो रेज़ किए गए थे। अगर ऐसा नहीं है तो ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा डिले और डिफ़ॉल्ट और सब्सिक्वेंट रेक्टिफिकेशन इफ एनी मेड। प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट और प्राइवेट प्लेसमेंट या कन्वर्टेड बैच के केस में ऑडिटर को चेक करना होगा कि सेक्शन 42 की प्रोविजन और सेक्शन 62 की प्रोविजन कंप्लाई हो रही है नहीं हो रही, और फंड जो रेज किए गए थे वो यूटिलाइज हो रहे हैं उस पर्पस के लिए या नहीं जिसके लिए वो रेज किए गए थे। अगर नॉन कंप्लायंस है तो ऑडिटर को 2 चीजें रिपोर्ट करनी है। फर्स्ट है अमाउंट इन्वॉल्व एंड सेकेंड इज नेचर ऑफ नॉन कंप्लायंस। क्लॉज 11 फ्रॉड। अगर ऑडिटर चेक करेगा क्या कोई फ्रॉड कंपनी कमिट कर रही है या कोई फ्रॉड कंपनी पे हो रहा है, अगर वो ऐसा कुछ भी नोटिस करता है तो उसे रिपोर्ट करना होगा नेचर ऑफ फ्रॉड एंड अमाउंट इन्वॉल्व। फ्रॉड अगर 1 करोड़ या उससे ऊपर है तो ऑडिटर को बोर्ड और ऑडिट कमेटी को तो बताना ही है, पर उनके रिप्लाई आने के बाद उनको सीजी को भी 884 में बताना होगा, रिपोर्ट करना होगा। इसमें एक और रिपोर्टिंग मांगी जाती है अगर कोई कंप्लेंट विसल ब्लोअर के बाद मेड की जाती है टू दी कंपनी ड्यूरिंग द करंट ईयर, तो ऑडिटर को उस बारे में भी रिपोर्ट करना होगा। निधि कंपनी के केस में ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा कि निधि कंपनी कुछ ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही। फर्स्ट कंडीशन है कि जो नेट ऑन फंड है टू डिपॉजिट इन आर इन द रेशियो ऑफ 1:20। 10% जो अनगवर्नमेंट टर्म डिपॉजिट है वो मेंटेन कर रही है निधि कंपनी, और कोई डिफॉल्ट तो नहीं हुआ है रीपेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और डिपॉजिट। ये 3 कंडीशन निधि कंपनी ने सेटिस्फाई करे या नहीं करे, वो इस क्लॉज में ऑडिटर को रिपोर्ट करना होगा। नेक्स्ट क्लॉज इज क्लॉज 13 रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। जो भी रिलेटेड ट्रांजेक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर वो सेक्शन 1 से 877 और 188 ऑफ द कंपनी एक्ट को कंप्लाई करती है नहीं करती है, और जो प्रॉपर डिस्क्लोजर उसके होने चाहिए थे, जो एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग चाहिए थे, वो डिस्क्लोज है या नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। ये सारी की सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट कंपनी फुलफिल कर रही है नहीं कर रही, उस बात पे ऑडिटर को इस क्लॉज में रिपोर्ट करना है। नेक्स्ट क्लॉज है क्लॉज 14 इंटरनल ऑडिट एंड ऑडिटर। अगर ऑडिटर के अगर कंपनी इतनी बड़ी है कि उसमें इंटरनल ऑडिट एज पर सेक्शन 138 एप्लीकेबल है, तो ऑडिटर को इंश्योर करना है कि जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम कंपनी ने इम्प्लीमेंट किया है वो कंपनसेट करता है उसकी साइज और नेचर ऑफ इट्स बिजनेस को, और क्या इंटरनल ऑडिटर की रिपोर्ट को उसने यूज किया है या नहीं ड्यूरिंग हिज ऑडिट। फिर आता है क्लॉज 15 नॉन कैश ट्रांजैक्शन। इसमें ये चेक किया जाता है कि कंपनी ने अगर कोई नॉन कैश ट्रांजैक्शन करी है टू डी विद द डायरेक्टर और एनी पर्सन कनेक्टेड विद हिम और हर, क्या कंपनी ने प्रॉपर अप्रूवल ली थी एज पर सेक्शन 192 ऑफ द कंपनीज एक्ट और नॉट। इस पे ऑडिटर को अपनी रिपोर्टिंग करनी है। फिर आता है क्लॉज 16 रजिस्ट्रेशन विद आरबीआई। इस क्लॉज में रिपोर्ट करना है कि कंपनी को आरबीआई एक्ट में रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत थी, अगर थी तो क्या उसने ऑब्टेन करी, और अगर कंपनी ने कोई ऐसा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल या हाउसिंग फाइनेंशियल एक्टिविटी तो नहीं कंडक्ट करी विदाउट हैविंग वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम आरबीआई। और कंपनी अगर कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, क्या वो कंटिन्यू टू फुलफिल करती है क्राइटेरिया ऑफ सीआईसी मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी का, और क्या अगर ग्रुप ऑफ कंपनीज है क्या मोर देन 1 सीआईसी उनके पास है, अगर ये है तो नंबर ऑफ सीआईसी मतलब कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी जो ग्रुप के पास है वो उसके बारे में डिस्क्लोजर करना होगा। नेक्स्ट क्लॉज इज क्लॉज 17 कैश लॉसेस। क्या कंपनी ने कोई भी कैश लॉसेस ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर या इन द इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर इंकर किए, अगर किए हैं तो अमाउंट ऑफ कैश लॉसेस भी डिस्क्लोज करने होंगे। क्लॉज 18 रेजिग्नेशन ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर। इस क्लॉज में रिपोर्ट करना होगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अगर
उससे पहले कोई और ऑडिटर है जो ड्यूरिंग द ईयर रिज़ाइन करके गया और उसने कोई इश्यू, ऑब्जेक्शन या कंसर्न रेज़ किए थे, तो न्यू ऑडिटर को ये रिपोर्ट करना है कि क्या उन कंसर्न, ऑब्जेक्शन या इश्यूज़ को उसने कंसीडर किया या नहीं। फिर आता है क्लॉज़ 19 लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी पोज़ीशन। बेसिकली इसमें ऑडिटर को ओपिनियन देनी है बेस्ड ऑन द वेरियस कंसीडरिंग द वेरियस फैक्टर्स लाइक फाइनेंशियल रेशियो, एजिंग, ऑडिटर नॉलेज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मैनेजमेंट प्लान कि कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट नहीं करती है ऑन द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट और बैलेंस शीट एंड कंपनी इज कैपेबल ऑफ मीटिंग इट्स लायबिलिटी as and when they fall due and up to a period of 1 year from the balance sheet due date. बेसिकली ये लिक्विडिटी के बारे में बात करते हैं कि कंपनी कैपेबल है कि वो आज के ड्यूज और जो विद इन 1 ईयर जो है वो ड्यूज देने के की कैपेसिटी रखती है। नेक्स्ट क्लॉज इज क्लॉज 20। इसमें बात करते हैं कि कोई भी कि सीएसआर रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग कंपनी के पास कोई भी अनस्पेंट अमाउंट है तो वो उस फंड में ट्रांसफर कर दिया जाएगा जो शेड्यूल 7 ऑफ द कंपनी एक्ट में स्पेसिफाइड है विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ फाइनेंशियल ईयर, अगर ऐसा कोई अनस्पेंट अमाउंट है तो। फिर है क्लॉज 21 में डिस्कस करते हैं कि अगर कोई क्वालिफिकेशन या एडवर्स रिमार्क मेड किया गया है बाय द रिस्पेक्टिव ऑडिटर और वो कंपनी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड की जा रही है, तो उस कंपनी की डिटेल्स और पैरा नंबर ऑफ द रिस्पेक्टिव क्वार्टर रिपोर्ट कंटेनिंग द क्वालिफिकेशन एडवर्स रिमार्क वो रिपोर्ट करना होगा ग्रुप ऑडिटर को। थैंक यू फॉर लिसनिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।